हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइज। ये दिस इज द सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो हमने पहले अपलोड किया हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के जो भी हर एक यूनिट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको मैंने बताया था कि एग्ज़ाम के लिए जो हमारा एग्ज़ाम अभी है नेक्स्ट वीक में शायद होगा। सो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटलीस्ट आपको वो करके जाना है। ओके। और लास्ट टाइम में जो रिवीजन हम करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक डिस्कस किए थे, और इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। ओके। सो बिफोर स्टार्ट, हियर दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं, और अगर आपको कोई कोर्सेज ज्वाइन करना है तो यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन दिस नंबर और टेक्स्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। एंड दिस इज टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा या कमेंट बॉक्स में, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं नंबर से ईमेल आईडी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके। यार दीजिए द कोर्सेज, अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सोशल वर्क और वीमेन स्टडी का। एंड जल्दी हम लोग पेपर 1 के लिए भी लॉन्च करने वाले हैं कोर्स, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन आल्सो दैट फॉर पेपर 1। एंड हियर दिस इज द एप्लीकेशन मोबाइल ऐप, जहाँ से आप अपना कंटेंट जो भी कोर्सेज है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव डिस्कस नाउ अगेन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि कौन कौन से, जैसे यूनिट 1 में आपको ये चैप्टर कवर करके जाना है, जो सभी इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी उनको आपको कवर करना है। एलिजिबल पुअर लॉ 1601 और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सी सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई, जैसे यूएसए यूके, तो कहाँ पर कौन सी जगह पर किसके द्वारा, द फाउंडर ऑफ दिस यूएस ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से मेजर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुए इंडिया इंडिया के अंदर, और जो महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल मूवमेंट है उनको, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है, कौन लीडर नाम क्या है, कहाँ पर, किस ईयर में, और बेसिक थीम क्या है उस पर्टिकुलर मूवमेंट की। इसके अलावा कुछ सोशल रिफॉर्म्स जो कि अभी 19वीं सदी में हुए, कुछ बिफोर 1947 और उसके बाद कुछ जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड जो लेवल ऑफ थ्योरी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ग्रांड थ्योरी, मैक्रो लेवल थ्योरी, ओके, जिसको हम आपका ग्लोबल थ्योरी बोलते हैं, मिडिल रेंज थ्योरी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। मीजो सोशल वर्क क्या होता है, मैक्रो सोशल वर्क क्या होता है, ओके, माइक्रो सोशल वर्क क्या होता है, ये सभी के बारे में आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए। सो वी हैव डिस्कस अर्लियर अबाउट द यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। इसमें से आपका यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं हिस्ट्री के बारे में। यूनिट 2 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे, कम से कम 10 से लेकर 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन तक आ जाते हैं कभी कभी। सो ये आपको यूनिट को छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, ये सभी के सभी टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर की है, तो उसको आप देख लेना। AGIL मॉडल, AGIL पैराडाइम बोलते हैं इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल चेंजेस की थ्योरी क्या क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी क्या है, सोशलाइजेशन क्या होता है, ओके, कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं सोसाइटी के अंदर, दीज टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसी प्रकार से यूनिट 3 में अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट मेथड्स हैं सोशल वर्क के, जो सोशल वर्क में सोशल वर्कर यूज़ करते हैं, सोशल केस वर्क है, सोशल ग्रुप वर्क है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन है, ऑल दीज आर 6, 3 प्राइमरी या 3 सेकेंडरी मेथड्स, उनके बारे में हर एक यूनिट में दिया गया है। सो इसी प्रकार से यूनिट 3 में जो है वहाँ पर हम बात करते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य की, जिसको सोशल केस वर्क बोलते हैं, जहाँ पर एक सोशल वर्कर एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ उसको काउंसलिंग देता है, उसकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, इसी प्रकार की डिस्फंक्शन को लेकर के। It could be a physical or mental or any kind of social also sometimes. So इसके बारे में कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, कौन कौन सी थ्योरी हैं इस सोशल केस में हम पढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट यू हैव टू स्टडी आल्सो। सोशल ग्रुप वर्क क्या होता है, ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ग्रुप डेवलपमेंट होता कैसे, ग्रुप कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसकी स्टेजेस होती हैं, बहुत सारी थिंकर के द्वारा डिफरेंट थ्योरी दी गई है, इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। सोशल वर्क रिकॉर्डिंग क्या है, सोशल केस वर्क रिकॉर्डिंग क्या होती है, ग्रुप वर्क रिकॉर्डिंग क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये टॉपिक तो आपका वीडियो देख लेना, उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, यहाँ से आपको शायद समझ में नहीं आएगा उतना। सो वी हैव डिस्कस टिल यूनिट 5। यूनिट 4 में ये टॉपिक है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से मॉडल हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, फॉलो फेरी मॉडल कौन सा है, ओके, सोशल मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है, इसके सॉल अर्नेस्की के बारे में, फ्रेंच फेरॉन के बारे में, मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपको पढ़ के जाना है। डिफरेंट आइडियोलॉजी जो कि सोशल एक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ नरम दिल के नेता हैं, कुछ गरम दिल के नेता हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब कुछ लोगों की ये जो मॉडल है, जो अप्रोच है तो सिलेक्शन की, दैट इज़ वेरी बोल सकते हैं कन्फ्रंटिंग मॉडल, रेडिकल अप्रोच होती है। कुछ लोग थोड़े लिबरल होते हैं, तो उस प्रकार से जैसे महात्मा गांधी हैं। सो यू हैव टू स्टडी ऑल दीज डिफरेंट आइडियोलॉजी थ्रू दीज इम्पोर्टेंट, ओके, जो सोशल रिफॉर्मर हुए हैं।
इसके अलावा आपका यूनिट 5 में जो इम्पोर्टेंट सोशल वर्क रिसर्च के बारे में, स्पेशली हाइपोथेसिस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या एरर होता है इसमें, कितने प्रकार की एरर होती है, और ये आपकी सैम्पलिंग क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, ये सभी चीज़ें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सभी चीज़ें। और इसके अलावा आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जब हम कोई थीसिस लिखते हैं या फिर डिसर्टेशन लिखते हैं, ओके, पेपर लिखते हैं, तो उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन से टूल टेक्निक्स यूज होते हैं रिसर्च में, डेटा कलेक्ट करते हैं इस टाइम पे, रेफरेंस स्टाइल क्या है, ये सभी चीज़ें, एमएलए क्या है, एपीए क्या है, चिकागो स्टाइल क्या होती है, कैसे रेफरेंसिंग की जाती है, दैट वी हैव डिस्कस ओनली। ओके, इसी प्रकार से पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एप टेस्ट है, कहाँ पर यूज करते हैं, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, सैम्पल पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें हम लोग को डिस्कस किए हुए हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको यहाँ पर लिखते जाते हैं। जैसे यूनिट 6 आपका जो है, यूनिट 6 में आपको अच्छे से पढ़ना है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा लिखते जाता हूँ, आप उसको राइट डाउन करते जाना। और किस प्रकार से जो वेलफेयर एजेंसी है उनका रजिस्ट्रेशन होता है, यू शुड नो अबाउट दैट। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसी प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एंड सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ये बेसिक टर्म में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या गोल होते हैं, इसका क्या क्या पर्पज़ है। सो जैसे एग्जांपल बहुत सारे एनजीओ जो होते हैं, राइट, तो जैसे जितनी मिनिस्ट्रीज है, ओके, और जो एनजीओ होते हैं वो सभी के सभी आपके सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे। इसी प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे पब्लिक ब्यूरोक्रेसी है। सो इस प्रकार से आपको इनको देख लेना टॉपिक को। ओके, और कौन कौन सी आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, कौन सी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनको आपको पढ़ लेना है, कैसे क्रिएट होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है। ओके, और इसके अलावा आपका जो एनजीओ होता है, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है, एनपीओ का फुल फॉर्म क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये कैसे रजिस्टर की जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपके एनजीओ जो होते हैं या जो इस प्रकार की संस्थाएं जो फॉर्म की जाती हैं, तो उसके उसके किस प्रकार का नेचर है, किस प्रकार का वर्क है। जैसे कुछ संस्थाएं एजुकेशन के लिए काम करती हैं, कुछ संस्थाएं जो है हेल्थ के लिए काम करती हैं, कुछ जो संस्थाएं जो है बनाई जाती हैं रिसर्च के लिए काम करती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको डिफरेंट एक्ट के माध्यम से उसको बनाया जाता है। आपका जैसे सोसाइटी एक्ट है, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ओके, इसी प्रकार से आपका इंडियन ट्रस्ट 1882 है, और इसी प्रकार से आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1904। ओके, सेक्शन 25 के अंतर्गत इसको कंपनी जो 19 कंपनी एक्ट है जो। तो ये सब आपके एक्ट पढ़ लेना, 3-4 एक्ट जो है महत्वपूर्ण है, जिनका बेसिकली डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसका नेचर, उसका स्कोप किस प्रकार का है, उसके माध्यम से उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, एनपीओ और एनजीओ में क्या डिफरेंस है, जिसको हम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है कंपैरिजन है, कंपैरिजन आपको पढ़ना है। ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट क्या होता है, सोसाइटी क्या है, और सेक्शन एक कंपनी कौन कौन सी होती है। जैसे ट्रस्ट आपका बनाया जाता है किसके अंदर, जो रेलिवेंट स्टेट ट्रस्ट एक्ट होते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। इसी प्रकार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है आपका 1860, और आपकी जो सेक्शन कंपनी होती है इंडियन सोसाइटी कंपनी एक्ट 1956। तो इनके बारे में पढ़ लेना आप, कौन कौन से कैसे कितने मेंबर्स होने चाहिए, ओके, मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। ओके, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके अलावा सोशल लेजिस्लेशन, सामाजिक कानून जो बनते हैं समाज के लिए, जैसे सिविल राइट्स एक्ट है, ओके, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, इक्वल रिकॉग्निशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, चाइल्ड मैरिज, ये सभी के सभी एक्ट जो है, डॉरी प्रोविजन एक्ट है, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट है, ओके, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट है, ये सभी एक्ट आपको पढ़ना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है वो है आपके मॉडल्स। मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, पढ़ के जाना है आपका। जो मॉडल है ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, इनके कौन कौन से मॉडल हैं आपका, फैमिलियन मॉडल है आपका, या इसको अप्रोच बोल देते हैं कभी कभी, रेजिडुअल मॉडल,
ग्रेजुअल मॉडल इसको अप्रोच बोलते हैं। आपका अचीवमेंट मॉडल परफॉर्मेंस के आधार पर जो है ये काम करता है। इंस्टीट्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ये आपको पढ़ लेना है। ओके, जैसे कैश बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, पेंशन स्कीम्स वगैरह आपकी इंस्टीट्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में आ जाएगी। ओके, इसके बाद इसके जो स्कोप है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना आपका। इसको स्कोप भी बोलते हैं कभी कभी, कहीं कहीं स्कोप लिखा होता है, कहीं कहीं पे कंपोनेंट लिखा होता है, कंपोनेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं POSDCORB। ओके, इसको आपको किसके द्वारा दिया गया था? ल्यूथर गुलिक के द्वारा। पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, सीओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब आपका रिपोर्टिंग और बी का मतलब बजटिंग। इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बेसिकली पता तो होगा बजटिंग का मतलब क्या है, स्टाफिंग का मतलब क्या है, तो एटलीस्ट आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, किसके द्वारा दिया गया है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद जो महत्वपूर्ण है इसमें सोशल मार्केटिंग क्या है। ओके, किस प्रकार से सोशल मार्केटिंग की जाती है आपको पढ़ लेना, सोशल मार्केटिंग। अब चूंकि अगर मैं सबसे को एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको बताते जाते हैं, टॉपिक बताते जाते हैं। बुक्स में आप पढ़ लेना, सभी बुक्स जो भी आप रेफर कर रहे हैं उसमें आपको सभी की डेफिनेशन मिल जाएगी। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रोसेस होता है सोशल मार्केटिंग का वो आपको पढ़ना है, और मॉडल्स जो है सोशल मार्केटिंग के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स ऑफ सोशल मार्केटिंग कौन कौन से मॉडल हैं? पहला आपका सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है, जो इसको मॉडल बोल सकते हैं, STC मॉडल। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एक दूसरा है हेल्थ बिलीफ मॉडल। ओके, HBM, इसको पढ़ना है आपको। कौन कौन से मॉडिफाइंग फैक्टर्स होते हैं वो सब चीज़ देखना। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें आपका है थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन, जिसको बोलते हैं TRA। डायरेक्ट एग्जाम में TRA लिखा होता है तो पता होना चाहिए कि किस प्रकार से TRA क्या होता है और किसके द्वारा दिया गया है, किस प्रकार से बिहेवियर डेवलप होता है, किस प्रकार का इंट्रोडक्शन होता है, वो सभी चीज़ें आपको देखना है। ठीक है? और FCRA के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो FCRA पढ़ लेना, जो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है, वो किस प्रकार से फॉरेन कंट्रीब्यूशन हम ले सकते हैं, उसका क्या टेन्योर होता है, कितना खर्चा करना होता है, इस सब चीज़ के बारे में आपको एक बार देख लेना है। ओके, और इसके अलावा सेक्शन 35AC, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेना। ये जो NGO बनाए जाते हैं उसको लेकर के स्कीम जो होती है उस दैट इज़ कम अंडर द सेक्शन 35AC, तो ये सब देख लेना थोड़ा सा। और यूनिट 6 में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने अभी बताया है। ज़्यादा अब आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं बहुत सारा। अगर यू डोंट हैव मच टाइम देन यू जस्ट गो थ्री पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यूनिट 10 से लगभग, सॉरी यूनिट 6 से जो है 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं ये लगभग 8 से लेकर 10 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आते हैं। किसी में एक दो कम आते हैं, किसी में ज़्यादा। सो लाइक दिस हैव वेटेज नियर अबाउट 7 to 9 to 10 क्वेश्चंस, एंड दिस टॉपिक विच आई हैव जस्ट डिस्कस मॉडल्स ऑफ, ओके, ये सभी के सभी मॉडल है, थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट। ओके, एंड लाइक क्या क्या प्रोसेस होता है, और जो स्कोप है जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का, PCOS DUCORB, जो आपका एक पूरा का पूरा व्यू है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको आपको पढ़ के जाना है। ओके, और जो मॉडल्स हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का, फैमिलियन मॉडल, फैमिली अप्रोच जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए सबसे प्रथम जो है वो आपका फैमिली आता है। उसके बाद रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल आता है, उसके बाद आपका अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल आता है, फिर आपका इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आता है, यहाँ पर पेंशन वगैरह स्कीम्स होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं बेरोजगार लोगों के लिए, इस प्रकार से। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड इसके पहले बात किया था हमने कि जो कंपोनेंट्स है, कंपैरिजन है वेलफेयर एजेंसीज का, जैसे कि ट्रस्ट है, सोसाइटी है और कंपनी एक्ट, ये सभी की सभी। ओके, और NGO क्या है, फॉर्मल नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बेसिक बेसिक चीज़ें, तो ये आपको इतना यूनिट 6 में पता होना चाहिए। इसको अच्छे से पढ़ लेना और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ओके, अभी हम बात करेंगे यूनिट 7 की, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं यूनिट 7 को। ओके, यूनिट 7 में सबसे पहले बात करेंगे सोशल पॉलिसी के बारे में, सोशल पॉलिसी क्या होती है। ओके, और कौन कौन से मॉडल हैं सोशल पॉलिसी के, मॉडल्स ऑफ सोशल पॉलिसी। ओके, जो कि आपका लिटमस के द्वारा दिए गए थे, वो आपको पढ़ के जाना है। तीनों की तीनों जैसे आपका है, पहला है
रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल, दूसरा आपका है इसमें आपका इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल, और तीसरा आपका इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। और सोशल नीड क्या होता है? सोशल नीड मतलब जैसे नॉर्मेटिव नीड है, कंपेरेटिव नीड है और फेल्ट नीड है, जो कि कम्युनिटी को महसूस होती है। ओके, कि बेसिकली कम्युनिटी के पास क्या नहीं है उसको हम बोलते हैं एक आपका फेल्ट नीड। और इसके अलावा ये तो आपके हो गए, बाकी के जितने भी इम्पोर्टेंट आपके स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, जैसे कि स्कीम्स फॉर दी वीमन, फॉर दी गर्ल्स, फॉर दी नेक्स्ट आपका चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए, एडोलेसेंट बच्चों के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है, बूढ़े लोगों के लिए, ओल्ड एज पर्सनस के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है। सो गाइज यू हैव टू राइट, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। स्कीम्स एग्जाम में आती हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी करंट ईयर में जो स्कीम्स बने हैं, स्पेशली जो सोशल लेजिस्लेशन कानून बने होते हैं, उन कौन कानून को पढ़ के जाना होता है, क्या क्या प्रोविजंस हैं उनके, उनको आपको पढ़ के जाना होता है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा आप जो आपका एजुकेशन पॉलिसी है उसको पढ़ सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके 2020 वाला जो है था, उसको आपको एक बार जो जो प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो होते हैं उसको पढ़ लेना है। ओके, इसके अलावा जो एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, या फिर इसके अलावा बोल सकते हैं कि लॉ बने हुए हैं, कानून के जो प्रोविजन है, प्रावधान है कि इनके लिए किस प्रकार से उनको डिफरेंट तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। एक वो उसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं कि इस प्रकार से हेल्प की जाती है। तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं उनको आपको पढ़ लेना। आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल जैसे 15 है उसको पढ़ लेना। इसके अलावा आर्टिकल 164, 164A है, 164A। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 17 है, ओके, जो कि आपको बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, जो छुआछूत है उसको खत्म करना। इसी प्रकार से और भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि मैं आपको लिख देता हूँ। 330 आर्टिकल है, एक 330B है, 32 है, 335 है। दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू SC ST OBC, तो उनको आपको पढ़ लेना है। अब इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण, कि जो मॉडल और जितनी भी थ्योरी है आपकी सोशल डेवलपमेंट की, उनको आपको पढ़ के जाना है। एग्जाम में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लिख लेना है जो जो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिखते जाना। ओके, अब बात करेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, तो आपको पढ़ लेना कि कहाँ पर इसकी कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा कितने, इसका थीम क्या है, थीम आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि अभी 2023 है, तो 2023 की या 22 वाली जो आपकी थीम होगी उसको पढ़ के जाना है। ओके। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी ग्लोबल रैंकिंग होती है उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, जो टॉप कंट्री कौन सी है या जो सबसे नीचे कंट्री कौन सी है, उसको आपको देख के जाना होगा। और कितने आपके जैसे कि MDG गोल्स हैं कितने हैं, SDG गोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ गोल इसमें 8 थे, इसमें आपके 17 है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ टारगेट कितने हैं इसमें, MDG में 18 है, इसमें आपके 169 है SDG में। इसी प्रकार से नंबर ऑफ इंडिकेटर आपका MDG में आपके 48 थे, इसमें आपके कितने हैं 230। तो ये सभी, इसका जो टाइमलाइन 2016 से लेकर 2030 तक है, और इसी प्रकार से इसका टाइमलाइन जो है 2000 से लेकर 2015 तक का था। तो ये सब जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या रैंकिंग है इंडिया के SDG में प्रेजेंट टाइम है, उसको आपको देखना है। स्टेट रैंक को भी देखना है। इंडिया के अंदर जो नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है ना, इसमें इंडिया के विद इन दी कंट्री जो डिफरेंट स्टेट है उनकी क्या पोजीशन है, उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के द्वारा एक डेटाबेस तैयार किया जाता है हर साल, जिसको हम बोलते हैं SDG इंडिया इंडेक्स। ओके, इसको देख लेना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो SDI है, उसके अंदर किसके कौन कौन से पैरामीटर हैं, कौन कौन सी डायमेंशन है। ओके, उसको आपको देख लेना है। कौन 3 डायमेंशन होती हैं, कौन कौन सी, आपका एक है आपका हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है आपका लिविंग स्टैंडर्ड। इसी प्रकार से 4 इंडिकेटर होते हैं, उसको भी देख लेना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड दीज आर द डायमेंशन। इनको आपको पढ़ के जाना है। इंडिया की क्या रैंक है उसको भी देख लेना है, और नीति आयोग का क्या मतलब है और किस प्रकार का जो संस्था है। ओके, नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी को ख़त्म करके ये नीति आयोग को बनाया गया था, किस प्रकार की बॉडी है। ओके, ये दोनों के बारे में आपको पढ़ लेना है। क्या ऑब्जेक्टिव इसके, कि कौन चेयरमैन होते हैं, कौन वाइस चेयरमैन होते हैं। ओके, ये सभी चीज़ें आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक। तो ये आपका हो गया यूनिट 7।
यूनिट 7 में जो टॉपिक हो गए आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, जो मैंने अभी बताया। ये नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, प्लानिंग कमीशन क्या है, और एसडीआई इंडेक्स के बारे में क्या रैंक है इंडिया की प्रेजेंट टाइम में, कौन सी कंट्री टॉप कर रही है, कौन सी लास्ट में है, और इसको आपको देख लेना है। और टोटल नंबर ऑफ कितनी कंट्री है जो कि इसमें है, एसडीआई इंडेक्स में जो है उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। और एसडीआई इंडेक्स इंडिया इंडेक्स क्या है, जिसमें हर एक स्टेट की पोजीशंस क्या होती है, कौन से टॉप पे है, कौन सी यूनिट टेरिटरी टॉप पर है, आपको पता होना चाहिए। ओके। और एसडीजी गोल्स, एमडीजी गोल्स के बारे में, क्योंकि एमडीजी तो अब नहीं रहे क्योंकि वो टाइम लाइन 2015 तक था, लेकिन अभी एसडीजी के गोल्स के बारे में नंबर ऑफ इंडिकेटर कितने हैं, इन सब की क्या इंडिया की रैंक है, और कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में बात किया गया था, इसकी थीम क्या है, हर साल की थीम अलग होती है, तो यू हैव टू स्टडी दैट आल्सो। ओके। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं एस सी एस टी ओबीसी के लिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ओके, जो कि बात करते हैं किस प्रकार से अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, या सोशल और उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को खत्म कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, और ये सभी चीज़ के बारे में, एस सी एस टी को असेंबली में और पार्लियामेंट में किस प्रकार से रिजर्वेशन मिलता है, कितनी सीट्स मिलती हैं, इन सब चीज़ के बारे में एग्जाम में आता है। एन आपको पढ़ लेना है, जो 2020 का जो आपका एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में, जो भी मॉडल्स हैं सोशल पॉलिसी के, और बाकी जो इतनी स्कीम है उनको एक बार पढ़ के जाना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं मैंने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने बोल दिया है, बहुत सारे टॉपिक मैंने छोड़ भी दिए हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो यू हैव टू फोकस स्पेशली ऑन दीज मॉडल्स थ्योरी, जिस भी यूनिट के अंदर जो भी चैप्टर में मॉडल्स थ्योरी है उनको आपको पढ़ के जाना है, किसी भी रूप में छोड़ना नहीं है। अब हम बात करेंगे यूनिट 8 की। यूनिट 8 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं। यूनिट 8 में तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रियम्बल है। प्रियम्बल आपको पढ़ के जाना है, प्रियम्बल क्या है और इसमें किस प्रकार से अमेंडमेंट हुए, बदलाव क्या क्या हुए। ओके, उसमें कौन कौन सी टर्म ऐड की गई, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, दैट वर एडेड इन 42nd अमेंडमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, जो संविधान में बदलाव हुआ था, और ये जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे कि आपका एक केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस जो 1973 का था, उसको पढ़ लेना है। उसमें उन्होंने बताया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदलना है, मतलब नहीं बदल सकता है। इसके अलावा कौन संविधान के अंदर जो डिफरेंट कंट्री से अडॉप्ट किया गया, इंस्पायर किया गया, जो भी प्रोविजंस है उनको आपको पता होना चाहिए कि रसिया से क्या लिया गया, इंग्लैंड से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से किस क्या चीज़ ली गई है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और प्रेम्बल के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपको पता होना चाहिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो एक बार आप पूरा का पूरा प्रेम्बल आप देख लेंगे, डाउनलोड कर लेना उसको, या बुक्स में जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उसको आपको एक बार देख लेना है। ओके, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि सोवरन है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर दिए गए हैं हम लोगों को, तो आल्सो वी हैव सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सभी की सभी फंडामेंटल ड्यूटी एक पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं है, 10 है लगभग। तो एग्जाम में यहाँ से हर बार आता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, कि हमको अपने संविधान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जो है दे हैव टू फॉलो दैट नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल आल्सो, दैट वी शुड प्रोटेक्ट अवर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, वी डिफेंड द कंट्री। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट है आपको देख लेना है, कि देश के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को जागृत करना, बढ़ाना, ह्यूमनिज्म को, स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करना है, वायलेंस को कम करना है, ये सभी चीज़ें। इसके अलावा आपका डीपीएसपी आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो सब आर्टिकल पढ़ के जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। और फंडामेंटल राइट्स, एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना, क्योंकि जितने भी आपके फंडामेंटल राइट हैं, आपके राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32, ओके, जो 32 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है उनको पढ़ के जाना है, 32 तक पढ़ लेना ये वाला। उसके बाद तो आपका डीपीएसपी आ जाता है, डीपीएसपी पढ़ लेना है, और फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रियम्बल, चार चीज़ें, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद ये टॉप इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो देश के अंदर जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको हम कैसे लूज कर सकते हैं, लूज हो जाती है, या फिर हम उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं। कोई अगर इंडिया का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, जैसे कि बाई बर्थ, बाई रजिस्ट्रेशन, या बाई डिसेंडेंट, बाई द नेचुरलाइजेशन, और जो इंडियन सिटीजनशिप कैसे लॉस हो जाती है, रिनाउंसिएशन आप छोड़ करके टर्मिनेट कर दिए जा सकते हैं, या फिर डेप्रीवेशन होता है। सो दीज आर द थिंग विच इज मेंशन इन दी सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये टॉपिक आपको पढ़ना है।
कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी क्या है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक और है आपका रिट्स। ओके, आपको रिट्स पढ़ के जाना है। कौन कौन सी होती है? HMPCQ। ओके, ये इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्सरारी एंड क्यू वारंटो। ओके, ये आपको मिल जाएंगे बुक्स के अंदर, जो भी आप बुक्स आप रेफर कर रहे हैं या जो भी कहीं से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, तो ये सब टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगेन जो मैंने बताया था पहले कि जो SC ST OBC के लिए इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 330 है। ओके, आर्टिकल 332 है, 334 है, 335 है, 338 है, 339 है, 340 है। ओके, ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल इनको आपको पढ़ के जाना, बस इतना ही है आपका यूनिट 8 के अंदर। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा होगा शायद, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वन सेकेंड, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल क्या है, और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, रिट्स। ओके, और बाकी तो एक कुछ टॉपिक कॉमन है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी ये आपकी सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा, यूनिट 8 के लिए है। अब हम बात करेंगे यूनिट 9 के लिए, 9 के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। यूनिट 9 के अंदर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, मानसिक बीमारी क्या होती है, डिसऑर्डर क्या होते हैं। कुछ आपके जैसे कुछ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, इसको बोलते हैं CMD। इसका मतलब होता है कि जो आम जनता में पाए जाते हैं, जैसे कि जान लीजिए किसी को भी एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है कुछ समय के लिए, मतलब उसका ड्यूरेशन जो होता है बहुत लंबा नहीं होता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कभी, वो आपका कॉमन डिसऑर्डर कहलाता है। मतलब जिसकी सेवरिटी कम होती है, जिसमें इफेक्ट कम होता है हमारी बॉडी पर, हमारे मेंटल स्टेट पर, और किसी प्रकार की बहुत लंबी बीमारी नहीं होती, वो आपका कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कहलाता है। दूसरा होता है आपका सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है जो है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है बहुत ज़्यादा, मतलब अगर किसी को 1 साल से 2 साल से 4 साल से सेम प्रॉब्लम है, ओके, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, मेंटल स्टेट पे इम्पैक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं होता है, तो उसको सीवियर उसके जो सिम्टम्स होंगे वो आपको प्रॉपर दिख जाएंगे, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बिहेवियर पर पड़ता है, पर्सनलिटी पड़ता है, तो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर में आपका क्या क्या आता है, जैसे डिप्रेशन है। ओके, दूसरा आपका एंजाइटी है। तीसरा है सोमोटिफॉर्म डिसऑर्डर, जो हाथ पैर में आपको कभी कभी दर्द होता है लेकिन आपको लगता नहीं है, जैसे कि बच्चे, छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि पेट में दर्द कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, वो आपका सोमोटिफॉर्म में आ जाता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो जाएंगे, ये आपके आएंगे आपके एंजाइटी। वो फोबिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे फोबिया होते हैं, जैसे कि एक्रोफोबिया है। फोबिया का मतलब क्या होता है बताइए, फोबिया का मतलब सिंपल क्या है, फोबिया डिसऑर्डर्स में क्या क्या आ जाएगा, ये मतलब एक काइंड ऑफ इरेशनल फियर होता है किसी भी चीज़ को लेकर के। ये चूँकि उसका डर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक इरेशनल तरीके से जो है हम उससे डरते हैं, किसी न किसी चीज़ से, कोई वस्तु है, कोई पर्सन है, कोई जगह है, कोई प्लेस है, दैट कुड बी एनीथिंग, सो वी हैव काइंड ऑफ सम फियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनीथिंग और सिचुएशन का। सम जैसे कुछ लोग क्राउड में जाने डरते हैं, कुछ लोग बोलने में डरते हैं, कुछ लोग बात करने में डरते हैं, कुछ लोग किसी जगह से डरते हैं। सो देयर इज द काइंड ऑफ सम इरेशनल फियर ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज फोबिया। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक फोबिया होते हैं, कुछ आपके एक्रोफोबिया जिस फियर ऑफ हाइट, एग्लोफोबिया दैट इज फियर ऑफ पेन, alorophobia that is fear of cats, and erythrophobia that is fear of red color, और पैनफोबिया दैट इज़ फियर ऑफ सो मैनी थिंग्स। कुछ सोशल फोबिया होते हैं कि जैसे कि हमको डर लगता है कि शायद लोग हमको ह्यूमिलेट करेंगे, हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, दैट इज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है पर्सन के अंदर। दो प्रकार का होता है, एक जनरलाइज होता है, एक नॉन जनरलाइज। जनरलाइज मतलब होता है हर चीज़ से, जो भी सोशल एस्पेक्ट है उससे हमको डर लगता है, सभी प्रकार के इंटरेक्शन से। दूसरा होता है नॉन जनरलाइज, मतलब होता है कि हमको किसी खास पर्टिकुलर, जैसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगना या स्टेज पर खड़े होकर बात करने में डर लगना, तो ये आपका नॉन जनरलाइज कहलाता है। ओके, और कुछ बच्चों में डिसऑर्डर्स होते हैं, आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ASD है, जो कि जन्म से लेकर 3 साल तक के बीच में जो है वो डेवलप हो जाता है बच्चों के अंदर, ये आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होता है। इसी प्रकार से आपका SLD होता है, SLD जिसको बोलते हैं आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ओके, जो आपने मूवी देखी तारे ज़मीन पर, उसमें बच्चे को था डिसलेक्सिया प्रॉब्लम होती है, इसको डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू स्टडी। उसके अलावा ADHD होता है, सॉरी, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, जिसके सिम्टम में आपका आ जाता है हाइपर एक्टिविटी, इंटेंशन, इम्पल्सिविटी, और आपका होता है ODD। ODD का मतलब क्या होता है, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ओके,
और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है, पीटीएसडी होता है, ये सब आपको लिख लेना है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट कुछ आपके सीवियर मेंटल डिसऑर्डर में आपका सिज़ोफ्रेनिया आता है, कुछ सिज़ोफ्रेनिक इफेक्टिव डिसऑर्डर आते हैं जिसमें मल्टीपल मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी एक प्रकार की बीमारियाँ होती जाती हैं, किसी को टीबी है तो और भी 2-4 बीमारियाँ हो जाएँगी, किसी को और प्रकार की प्रॉब्लम है तो और बहुत बहुत सारी बीमारियों के जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है कोई पर्सन, तो उसको हम कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं। ओके, एक होता है आपका ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये सभी के सभी जितने डिसऑर्डर्स हैं, जो कुछ सीवियर हैं, कुछ मेंटल हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं एटलीस्ट उनके बारे में पढ़ लेना, और जो मैंने बोले हैं आप उसको लिख लेना पेन कॉपी पे, और वही टॉपिक पढ़ना है स्पेशली एग्जाम के लिए। अब इसको लेकर के कुछ पॉलिसी या लॉ बनाए गए सरकार के द्वारा हेल्थ, मेंटल हेल्थ को लेकर के, जैसे नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 वाला, उसको एक बार देख लेना, ईयर आपको याद होना चाहिए। और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 है, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके एक्ट हैं। ओके, अब दूसरा इसमें टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ एजिंग वाला। एजिंग कैसे होती है, उम्र बढ़ती है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस, बायोलॉजिकल आपका साइकोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, वो सभी चीज़ें। फिजिकल डायमेंशन कौन कौन सी होती है, साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल डायमेंशन कौन सी होती है, सोशल कल्चरल डायमेंशन कौन कौन सी हो सकती है, मतलब ये फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी एजिंग को। ओके, ऐसा आपने देखा होगा कुछ लोग जो है एक ऐसी जगह पर रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, ओके, कुछ लोग जो प्लेन एरिया में रहते हैं तो उनकी एजिंग दिख जाती है, डिफरेंस जो है। कुछ लोग जो है जो है कम जैसे कि मान लीजिए किसी की एज 40 साल है लेकिन वो कम, ऐसा लगेगा कि उसकी उम्र कम है। ओके, देयर सम काइंड ऑफ जेनेटिक रीजन आल्सो, दिस कुड बी अ क्लाइमेटिक कंडीशन आल्सो, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड दिस कि एजिंग कैसे आती है। और इसके अलावा आपका इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, इम्पेयरमेंट सॉरी, और डिसेबिलिटी क्या होती है, हैंडीकैप्ड क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है तीनों के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, इसके बाद आपका लेबर वेलफेयर का थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, यस, लेबर वेलफेयर का थ्योरी जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पॉलिसिंग थ्योरी है, लेबर वेलफेयर थ्योरी, मैं शॉर्ट में लिखता जाता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा और ऐसे टाइम हो जाएगा ज़्यादा। पॉलिसिंग थ्योरी है, मैं बोलता जाता हूँ, रिलीजियस थ्योरी है, फिलांथ्रोपिक थ्योरी है, ट्रस्टीशिप थ्योरी है, प्लेकेटिंग थ्योरी है, सोशल थ्योरी है। जो बेसिकली आप देखना कि थ्योरी ऑफ जैसे डालेंगे लेबर वेलफेयर ना, उसमें सभी सभी आ जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सीएसआर, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब स्टार्ट हुआ, जो 2014 का एक्ट था, कंपनी एक्ट, उसके अंदर कंपनी एक्ट 2013 वाला, उसको आपको पढ़ लेना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएसओ स्टैंडर्ड है, इनको पढ़ के जाना है, जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जो हमारे सोशल सोसाइटी को लेकर के हैं, स्पेशली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के हैं, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के हैं, इन्वायरमेंट को लेकर के हैं, तो जो महत्वपूर्ण है हेल्थ को लेकर के हैं, सेफ्टी को लेकर के, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी तो बहुत बड़ी लिस्ट है आईएसओ की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उनको आपको देखना है। बेसिकली फोकस करना है सोशल एस्पेक्ट पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, ये सभी चीज़ों पर। ओके, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपकी जो टेक्नोलॉजी है, बोल सकते हैं क्वालिटी इंप्रूव करने के तरीके होते हैं, जैसे सिक्स सिग्मा, ये आपका यूनिट 10 चल रहा है, सिक्स सिग्मा। ओके, और कैजिन फेयर, कैजिन क्या होता है, दोनों में कंपैरिजन करके आपको दिखाना होगा थोड़ा सा। ओके, सिक्स सिग्मा आपके दो मेथोलॉजी होती है इसमें, एक होता है आपका डीएम एआईसी, और आपका डीएम एडीबी। एक होता है आपका सिस्टम थ्योरी, जो कि डनलप के द्वारा डेवलप की गई थी, तो आपको पढ़ लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके हो गए यूनिट 9। ओके, ये सभी के सभी आपके यूनिट 9 के टॉपिक थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिक्स सिग्मा, कैजन, सिस्टम थ्योरी और कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आपको पढ़ लेना है। और इसके पहले मैंने जो टॉपिक बताए थे, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, एजिंग क्या है, एजिंग कैसे होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, एम्पायरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, हैंडीकैप्ड क्या होता है, इनके बीच में क्या मैन डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। ओके, और जो थ्योरी है लेबर वेलफेयर की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से आता ही आता है, अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आएगा। यूनिट 9 में आपको इतना पढ़ के जाना है, यूनिट 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं। यूनिट 9 से लगभग 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको इतना पढ़ लेना है। इसके बाद आपको बचा यूनिट 10।
ओके, यूनिट 10 में कौन कौन से टॉपिक है? बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द सोशल डिफेंस। सोशल डिफेंस क्या होता है और इसके रिगार्डिंग जो कानून बनाए गए, लॉ बनाए गए, उन सबको पढ़ लेना है। और सोशल डिफेंस हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या फोकस होता है। जैसे एक तो होता है आपका मिलिट्री डिफेंस। ओके, जैसे किसी ने कुछ भी गलत काम किया है, लॉ को तोड़ा है, तो आपको उसके दंड दिया जाएगा, जो भी वायलेंस किया। लेकिन आपका जो सोशल डिफेंस होता है, फोकस करता है कि उसको हम किस प्रकार से रिलेटेड कर सकते हैं पर्सन। जैसे कोई बच्चा है, अब बच्चे के द्वारा कोई गलती हो गई है, तो अगर उसको हम जेल में डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो और बड़ा क्रिमिनल बन सकता है, क्योंकि जैसा माहौल मिलता है उसी प्रकार का पर्सन बन जाता है। सो इट इज़ बेटर कि उसको हम सही तरीके से रिहेबिलिटेट करें, उसको सही जगह रखें, ताकि वो बच्चा पढ़े भी और कहीं ना कहीं सोसाइटी का अच्छे तरीके से हिस्सा बन पाए। जब भी बाहर निकल के आए वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के, अगर वो अंदर गया है जेल में या जो भी रिहेबिलिटेशन सेंटर है, या फिर जो है आपके HIV या अफेक्टेड लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ओके, उनके लिए जो है सोशल डिफेंस वर्क करता है। ओके, बूढ़े लोग होते हैं, जो लोग ड्रग अब्यूज़ होते हैं, ड्रग एडिक्टिव होते हैं, तो कैसे उससे निजात पाना है, उसको लेकर के सोशल डिफेंस वर्क करता है। ट्रैफिकिंग को लेकर के, ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, पॉइंट जो है, बेसिकली स्कोप जो है सोशल डिफेंस का, कि कौन कौन से सेक्टर में काम करता है, वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जैसे कि आपका दैट डील विद द ड्रग अब्यूज, ओल्ड एज पर्सन, बैगर्स, HIV एड्स अफेक्टेड पीपल्स, ट्रैफिकिंग में, ओके, इस प्रकार से सोशल डिफेंस वर्क करता है। दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन अल्टरनेटिव वे ऑफ लाइक पनिशिंग पीपल। एक मिलिट्री डिफेंस होता है, एक दूसरा तरीका होता है कि एक नॉन वायलेंट तरीके से। तो उसके लेकर के बहुत सारे एक्ट बने। चाइल्ड का मतलब क्या है, चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट 1986 है, और प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है। ये आपको देख लेना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ओके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आपके दो चीज़ है, एक तो प्रोविजन है, सॉरी, दूसरा टर्म है आपका पेरोल। इनको पता होना चाहिए इनके क्या डिफरेंस है, क्या मतलब होता है। ओके, और इसके बाद शारदा एक्ट पढ़ के जाना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। ओके, 1976 वाला। और ये तो आपका हो गया। अब बात करेंगे हम फैमिली को लेकर के, जो मॉडल है फैमिली फंक्शनिंग को लेकर के, थ्योरी है, थ्योरी बोल सकते हैं, मॉडल बोलेंगे, फैमिली फंक्शनिंग को लेकर के जो है। ओके, एक है आपका सरकम्प्लेक्स मॉडल। ओके, ये पढ़ना है। दूसरा मॉडल आपका है, और इसके अलावा इसी के अंदर जो मॉडल है वो आप तीनों के तीनों मॉडल हैं, आपको पढ़ लेना, दूसरा और तीसरा। अब बुक्स में देखेंगे तो फैमिली फंक्शनिंग के कुछ मॉडल हैं, आपको वहाँ दिख जाएंगे। ओके, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसी से पूछा गया है, जो आपका सर कम्प्लेक्स मॉडल है। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कारा। कारा से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। कारा का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है आपका, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। ओके, नेक्स्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंट को लेकर के जो बनाए गए लॉ हैं, जितने कानून हैं, जैसे फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी एक्ट 1974 है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। और इसके अलावा ये तो हो गए एक्ट आपके। दूसरा है आपका डिजास्टर को लेकर के, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005। इसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटी बनाई गई है, कौन कौन सी बॉडी है। एक तो आपका आता है NDMA, जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दूसरा होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तीसरा होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये तीनों के तीनों इसके बारे में पढ़ लेना है। और इसके किसके लिए कौन कौन से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर के कौन कौन सी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, योकोहामा कॉन्फ्रेंस, कोबे कॉन्फ्रेंस, सेंडाई फ्रेमवर्क, इन सबको आपको पढ़ लेना है। ENGO क्या होता है, नया टर्म एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ENGO का मतलब क्या होता है, जो कि ऐसा NGO जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कार का वर्क करता है, उसको ENGO बोलते हैं। जैसे कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, वर्ल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है,
ओके, या फिर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हुआ, ओके, इंटरनेशनल इंटरनेशनल आपका पीस कंजर्वेशन, ओके, ग्रीन पीस हुआ, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन हुआ। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो साइकिल है, या जिसको हम स्टेजेस बोलते हैं, स्टेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रेस्पॉन्स, रिकवरी, ये पढ़ के जाना है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। यूनिट 10 तक हो गया, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या मैंने बता दिया है। यूनिट 10 में आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं कौन कौन से टॉपिक थे। ओके, यस। तो यूनिट 10 में सबसे पहले आपका सोशल डिफेंस है, सोशल डिफेंस पढ़ लेना, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ना, प्रोविजन क्या होता है, पेरोल क्या होता है, ओके, बेल कैसे मिलती है, वो आपको पता होना चाहिए। शारदा एक्ट के बारे में, जो चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट 1976 का है। और थ्योरेटिकल मॉडल, फैमिली फंक्शनिंग से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं फैमिली, मतलब फैमिली को किसी प्रकार की फंक्शनिंग में, जैसे कि फैमिली के अंदर लोग हैं, ओके, या हस्बैंड वाइफ, उनके बीच में अगर अच्छा रिश्ता नहीं है या फैमिली अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो सोशल वर्कर वहाँ इंटरवीन करते हैं डिफरेंट थ्योरी के माध्यम से, ताकि बेहतर फैमिली फंक्शनिंग कर पाए, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो, सबके डिफरेंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो सही तरीके से डायनेमिक्स अच्छा होता है फैमिली के अंदर। कारा के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में पढ़ना है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में पढ़ना है, तीनों अथॉरिटी कौन कौन सी हैं, और इसको लेकर के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, उनके बारे में पढ़ लेना। सैंडे फ्रेमवर्क है, योगो फ्रेमवर्क है वर्ल्ड, इसके अलावा योकोहामा फ्रेमवर्क है, ENGO क्या होता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण आपके टॉपिक होगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ लेना है, कि जो कि मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन 13 अक्टूबर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है। जितना मैंने बोला है, अगर आप लिख रहे होंगे ना, तो लिख करके अच्छे से पढ़ लेना। ज़्यादा टॉपिक नहीं बताया मैंने इसी वजह से, ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ओके, सो दीज आर द थिंग्स लाइक हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से टॉपिक हैं। राइट, ओके, ये यहाँ पर लिखे, यहाँ से आप फोटो निकाल सकते हैं इनका, और इनको अच्छे से पढ़ लेना। फैमिली पैटर्न क्या है, फैमिली फंक्शनिंग डायनेमिक्स क्या होता है, क्राइसिस इंटरवेंशन, फैमिली फंक्शनिंग, कारा का मतलब क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताया, लॉ के बारे में बताया। दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने डिस्कस किए, यहाँ पर भी लिखी हुए हैं। तो इनको CSR क्या है, HRD क्या होता है, ISO क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कितने प्रकार की होती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, कौन कौन सा मॉडल है, सिस्टम मॉडल कौन सा होता है। ओके, पूरा सिलेबस नहीं, अगर आप देखेंगे तो कम टॉपिक लिखे हैं मैंने इसी वजह से, ताकि आप रिवाइज कर पाएँ। कोशिश करेंगे, अगर होगा तो एक क्लास रखेंगे सभी के लिए, ताकि उसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक यूनिट से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम के लिए, मैराथन क्लास के माध्यम से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास गाइज। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का पहला वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करके देख लेना। उसके बाद यूनिट 5 से 6 से लेकर 10 तक यहाँ पर मैंने बात कर लिया है। और एनी वन इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्सेज जून के एग्ज़ाम के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और वीवर स्टडी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वीवर स्टडी का भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ये टेस्ट सीरीज, टेस्ट जिन लोगों के पास नोट्स हैं, पढ़ लिया है सब कुछ, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज है। क्रैश कोर्स भी है, 2-3 महीने के लिए पढ़ना है। पूरा 6 मंथ का कोर्स आपका फाउंडेशन कोर्स है। इसी प्रकार से वीवर स्टडी का कोर्स है आपका फाउंडेशन कोर्स। 1 मंथ सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये तो गलत है बाकी। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। और उसके अलावा ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से पढ़ के जाना एग्ज़ाम में, ताकि आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो। और आई होप आप सभी ने पिछले 3-4 महीनों में जितना भी टाइम मिला, टाइम कम मिला इस बार, तो सभी के लिए टाइम कम था, सो इसमें कोई किसी प्रकार से जो कंप्लेन नहीं करना है कि हमारे मतलब कम टाइम मिला है पढ़ने के लिए, बिकॉज टाइम सबके लिए बराबर है ना। क्योंकि लास्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर वाला, तो सभी के लिए समय उतना ही था। अभी जो है 2-3 महीने 4 महीने में एग्ज़ाम हो रहा है, तो टाइम कम है, ऑफकोर्स कम है। सो जैसी आपकी तैयारी होगी ऐसी सभी की होगी। So, आपने टाइम दिया होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट किया होगा, तो उसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में दिख जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।